हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी फॉर CSIR नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन। नाउ एज यू ऑल नो कि टारगेट अगर मैं आपको देने की बात करूं, टारगेट्स देने की बात करूं या फिर किस तरीके से 100% श्योरिटी के साथ ये एग्जामिनेशन आप क्रैक कर सकते हो, अगर मैं उस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूं तो एक लाइन में स्ट्रैटेजी या एक लाइन की बात नहीं है। ये कुछ बातों का मिक्सचर है जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो इफ़ यू आर समवन हु नीड्स टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन एनी हाउ, कैसे भी करके आपको JRF में रैंक हासिल करनी ही है। दैट टू अगर आप AIR-1 बनने का ड्रीम देखते हैं, अगर आप AIR-1 बनने का ख्वाब देखते हैं, बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेक श्योर करेंगे इसको एंड तक देखेंगे और इसकी हर एक बात को अगर आपने डेफिनेट वे में यूटिलाइज कर लिया, मान लिया, समझ लिया और फॉलो कर लिया, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आपका एग्जामिनेशन क्रैक होना तय है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सिलेबस के साथ में। एज यू ऑल नो CSIR नेट के सिलेबस में 3 सेक्शंस, अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो यहाँ पर 3 सेक्शंस होते हैं ABC, जिसमें कि A सेक्शन जो है वहां पर आ जाएगा आपका जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। अब अगर हम जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो बहुत सिंपल बात है कि उसके लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी, एक सिंपल सोर्स ऑफ जिससे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, दैट वुड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, नंबर 1। सेकंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको लगता है जो बहुत ही ज्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक हैं उनको आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, या उनकी थोड़ी सी एक प्रैक्टिस मैं बोल सकती हूँ आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन B+C जो कि आपका अपना सब्जेक्ट है, दैट इज लाइफ साइंसेस। लाइफ साइंसेस के अगर अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 13 यूनिट्स होती हैं। अब क्योंकि हमारे पास टोटल टाइम जो है वो अच्छा खासा है, अगर दिसंबर में एग्जाम होने वाला है और आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको ऑलरेडी पता है कि ये 13 यूनिट्स आराम से की जा सकती हैं आपके दिसंबर के एग्जामिनेशन के पहले, प्लस उनका रिवीजन भी हो सकता है, मल्टीपल राउंड्स ऑफ रिवीजन भी पॉसिबल है, बच्चे करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि क्या कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ यूनिट है कि जिसको करके या जिसको पढ़ लो अगर आप, तो आपका एग्जामिनेशन पक्का पक्का निकल जाएगा, तो यस मैं बोल सकती हूँ कि अगर आप 10+ यूनिट्स करके जा रहे हैं तो आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा। नॉट ओनली 10+, अगर आप 9+ यूनिट्स भी करके जा रहे हैं आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वो 8 यूनिट, 9 यूनिट, 10 यूनिट आपके टिप्स पे होने चाहिए। एक एक पॉइंट, एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन जो पिछले 10 साल में उस यूनिट से पूछा गया है CSIR एग्जामिनेशन में, वो आपको बनना चाहिए, वो आपको आपको आपसे सॉल्व होना चाहिए। दैट इज द ओनली कंडीशन आई हैव। अब तुम चाहे उसमें 8 यूनिट भी पढ़ के जा रहे हो, अगर हर एक क्वेश्चन तुमसे बनता है, तुमको JRF क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है कि आप पिछला तो तैयार कर लेंगे, बट नया अगर कुछ मॉडिफिकेशन थोड़ा सा भी हुआ और आप उसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बच्चे जब आप कम यूनिट पढ़ के जाएंगे तो होना ये चाहिए कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ के जाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए तैयार रहेंगे। बट अगर आप वो नहीं करके जा रहे हैं तब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि आप 8 यूनिट या 9 यूनिट पढ़ के चले जाओ, आप 13 के 13 का ही टारगेट रखो। हाँ, उसमें प्रायोरिटाइज कर सकते हो, ठीक है। तो वही है हमारा यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, यूनिट्स। प्रायोरिटी कैसे हम उनको रखेंगे या किन यूनिट्स को हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 1 मतलब कि बायोकेमिस्ट्री, यूनिट नंबर 2 मतलब कि सेल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट नंबर 3 मतलब कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर फंडामेंटल प्रोसेसेस, यूनिट नंबर 4 आ जाएगा आपका सेल सिग्नलिंग, यूनिट नंबर 6 आ जाएगी प्लांट फिजियोलॉजी, यूनिट नंबर आप बोल सकते हैं 10+11 आ जाएगा आपका इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, एंड यूनिट नंबर 13, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 यूनिट्स हो गई जो कि आपकी प्रायोरिटी यूनिट्स होनी चाहिए। और इसके बाद में एक्स्ट्रा जो यूनिट्स आप कर सकते हैं जो कि आपको अच्छा खासा डिविडेंड देके जाएंगी, वो यूनिट्स आ जाती हैं डेफिनेटली यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 8, 7, ठीक है। और इन 3 को मैं बोल सकती हूँ। अब इसके अलावा जो हमारे पास यूनिट्स बचती हैं, जैसे कि यूनिट नंबर 9 बच जाएगी, यूनिट नंबर 12 बच जाएगी। तो ये यूनिट्स का आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज को आप करके जाइए, या फिर जो एरियाज, जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा, जो थीम्स बहुत ज्यादा क्या होती हैं, रिपीट होती हैं, आपको उनको पढ़ना है,
ठीक है ना। चलते हैं सेफ स्कोर के तरफ वर्सेस AIR-1। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने का जो मतलब है या पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ इतना सा है कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं या पाना क्या चाहते हैं। बहुत सिंपल बात है। अगर आप AIR-1 को अचीव करना चाहते हैं, ये आप करना चाहते हैं, तो आपका जो स्ट्रैटेजी होगी, आपकी मेहनत होगी, वो बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव में होगी, बहुत ही अलग तरीके से आप मेहनत को कर रहे होंगे। ठीक है। और अगर आप सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो डेफिनेट बात है कि आपका प्रेपरेशन का लेवल एक थोड़ा सा उसमें आप कहीं ना कहीं कभी कभी गुंजाइश रख लेंगे। ठीक है कि चलो ठीक है इतना इसमें कर लिया तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा वाली कंडीशन जहां आती है वहां पे आप सिर्फ एग्जाम क्रैक करने वाले हो और मैं तो सब कुछ करूंगा, रिविजन करूंगा, प्लस उसका मल्टीपल रिविजन्स करूंगा, प्लस उसमें और एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन। वहां आ जाती है बात AIR-1 बनने की या AIR-1 से लेके 50 तक का सफर। ठीक है ना। बहुत सिंपल है कि इस केस में आपको क्या करना है। इस केस में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपनी जो टाइम है, जो टाइम लाइन है अभी के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल आपको पता है अभी मिड जुलाई चल रहा है, जुलाई से लेके अगर मैं मिड नवंबर तक की बात करती हूँ तो जुलाई टू अगस्त, अगस्त टू सितंबर, सितंबर टू अक्टूबर, अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है, 4 महीने आपके पास अच्छे खासे हैं। 4 महीने मतलब कि अगर हम 30 डेज का एवरेज लेके चलें तो 120 डेज आपके पास है। ठीक है, 120 डेज को आप क्या कर सकते हो, आप 120 डेज को डिवाइड कर सकते हो। आप 120 डेज को डिवाइड कर सकते हो। पहले तो आप इनको डेफिनेटली 30-30 के जो हिसाब है उसमें डिवाइड करोगे, मतलब मंथ्स के हिसाब से। और फिर ये जो 30-30 डेज हैं इनको भी आप डिवाइड करेंगे 10-10 डेज के हिसाब से। ठीक है, अब शुरुआत की जो 10 डेज है किसी भी पर्टिकुलर मंथ के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेजर चंक आप उस मंथ के शुरुआत के 10 दिन के अंदर या 15 दिनों के अंदर कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जुलाई टू अगस्त मिड के बारे में बात करती हूँ तो मान लीजिए अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आपने कोई एक पर्टिकुलर यूनिट उठाई, या एक साथ में आपको एडवाइस ये करूंगी एटलीस्ट आप 2 यूनिट को सिलेक्ट कीजिए। और 2 यूनिट आप सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड अपॉन कि आपको कौन सी यूनिट पसंद है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे होते हैं कि जो यूनिट उन्हें डिफिकल्ट लग रही है वो पढ़ के वो बोर हो जाएंगे एंड दे डोंट वांट टू रीड इट। ठीक है, और कुछ कई बार क्या होता है कि ऐसी यूनिट्स जिसमें आपको मजा आता है पढ़ने में उसको आप अच्छे से पढ़ोगे, तो आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब कि एक ऐसी यूनिट लो जो आपको डिफिकल्ट लगती है, प्लस एक ऐसी यूनिट जिसमें आपको पढ़ने में बहुत यू एंजॉय रीडिंग दिस दैट पर्टिकुलर यूनिट। तो 2 यूनिट का कॉम्बिनेशन साथ में उठाओ और 2 यूनिट को कवर करने के लिए कोशिश आपकी होनी चाहिए कि 10 से 15 दिन का समय, मैक्सिमम 15 डेज, मिनिमम 10 डेज का टाइम लो और उसको कंप्लीट करो। ठीक है, चाहे आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हैं, जैसे भी, बट दिस इज द मैक्सिमम पीरियड यू शुड बी डिवोटिंग टू दीज मैनी यूनिट्स। अब अगर आप फॉर एग्जाम्पल 15 दिन 2 यूनिट को दे रहे हैं, मतलब आप 1 महीने के अंदर 4 यूनिट कवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब आप सेकेंड मंथ में और 4 यूनिट कवर कर चुके होंगे, मतलब आप थर्ड मंथ में अगर मैं बात करूं तो और 4 यूनिट कवर कर चुके होंगे, मतलब 3 महीने के अंदर आपकी 12 यूनिट तो बहुत आराम से कवर हो जाएंगी, प्लस एक एक्सेसरी अगर मैं मान के चलूं तो 13 के 13 यहाँ पर कवर हो चुकी होंगी। ठीक है, 3 मंथ्स के अंदर 13 यूनिट्स आपने कवर कर ली हैं। ये मैं इस बात पे बेसिस पे नहीं बोल रही कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि कर लोगे, कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं, दिस इज वेरी मच डुएबल, इसीलिए आपको ये नंबर दिया जा रहा है। दिस इज वेरी मच डुएबल और इसी के बेसिस पे आपको जो टारगेट्स मिलेंगे अब वो मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी आप अपने हिसाब से यूनिट को प्रायोरिटाइज करते हैं कि मैम मैं ये यूनिट पढ़ने वाली हूँ या ये यूनिट पढ़ने वाला हूँ, उस बेसिस पे आप यहाँ पर अपने जो भी टाइम लाइन है उसको डिसाइड करेंगे अभी से। ठीक है, नाउ इसमें एक बहुत बड़ा कैच आता है और वो कैच क्या होता है, वो कैच होता है बेटा रिविजन। वो कैच क्या होता है, वो कैच होता है रिविजन। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती करेंगे कि उनको लगेगा कि ये जो मैंने आपको टाइम बताया 10-10-10, ठीक है, या फिर ये जो टाइम मैंने आपको 1 मंथ का बताया, इसमें मैंने आपको बोला कि 4 यूनिट्स आपको कवर करनी है, इसमें आप 4 यूनिट कवर कर लोगे एंड देन यू आर सॉर्टेड। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बिकॉज जब आप ये कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल 15 डेज, शुरुआत के 15 डेज के बारे में बात करते हैं। 15 डेज को डिवाइड कर लेते हैं 2 हिस्सों में, 7-7। शुरुआत के 7 डेज में आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, यूनिट्स के 2 हिस्से, मतलब 2 यूनिट को पढ़ा है एक साथ में।
ठीक है। अब 2 यूनिट में से मान लीजिए आपने कोई एक पर्टिकुलर यूनिट को आधा कंप्लीट कर दिया है, दूसरे यूनिट को भी आपने आधा कंप्लीट कर दिया है, तो जो बचे हुए 7 डेज होंगे उसमें वो जो आधा आधा पोर्शन आपने 2 यूनिट्स का पढ़ा था उसको आप यहाँ पे रिवाइज भी कर रहे होंगे। सो इट इज नॉट ओनली कि आप आगे पार्ट पीछे से पार्ट करते हुए नहीं जाना है हमको, आगे जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ना ही है, प्लस जो पीछे पढ़ा है उसको रिवाइज करो। अब इसके 2 तरीके हैं रिविजन करने के, या तो आप क्या कर सकते हैं डेली बेसिस पर रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पर आप क्या करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, रात में आप उसकी समरी को रिवाइज करके सो गए या रिकॉल करके सो गए, है ना। या फिर अगले दिन मॉर्निंग जब आप पढ़ने बैठोगे उसके पहले पिछले दिन क्या पढ़ा था उसको फटाफट पेजेस को पलट के देख लिया कि ये मैंने पढ़ा था, शॉर्ट में इसके नोट्स बना लिए या किसी भी तरीके से। बेस्ट जो तरीका है जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा उसके लिए क्या कीजिए, एक A4 शीट लीजिए और उस A4 शीट में वॉट एवर यू कैन रिकॉल जस्ट राइट इट डाउन, वॉट एवर यू कैन रिकॉल, जो जो भी याद आ रहा है, जितना भी याद आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने सेल बायोलॉजी पढ़ा है और उसमें तुमने पढ़ लिया ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट, तो तुम्हें ट्रांसपोर्ट में जो याद आ रहा है, ट्रांसपोर्ट में टाइप्स कितने होते हैं और उसकी मेजर बातें क्या है, कौन सा पैसिव कौन सा एक्टिव, उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, कौन सी प्रोटीन किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में यूज हो रही है, ठीक है, किस किस एग्जाम्पल्स कौन कौन से मेनली वहां पर है, चैनल प्रोटीन्स क्या होते हैं, कैरियर क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में मेनली। इस तरीके से एक समरी टाइप आपने अपने खुद के दिमाग से बिना किताबों को देखे, ये काम आपको बिना किताब को, बिना कॉपी को, बिना किसी वीडियो को, बिना किसी नोट को देखे करना है। इसमें अगर आपने किसी चीज को देखने की कोशिश की तो काम वहीं पे खत्म हो जाता है, बिकॉज ये आप क्या कर रहे हो, ये आप एक्टिव रिकॉल कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग दिस कि भाई पढ़ा एंड देन आपने लिखा नोट, यू आर नॉट मेकिंग नोट्स हियर, आप रिकॉल कर रहे हैं। एंड ये ट्रस्ट मी दिस प्रोसेस, अगर आपने ये प्रोसेस लगातार कर लिया 3 महीने जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप पहली चीज आपके खुद के हैंड रिटन अमेजिंग नोट्स तैयार हो चुके होंगे जिन्हें एक्चुअली मैं नोट्स बोलती हूँ। एंड सेकेंड पॉइंट, आप इतना अच्छा रिविजन आपका हो चुका होगा, इतना बेहतरीन रिविजन आपका हो चुका होगा कि आप खुद बोलोगे कि मैम हमें सब कुछ ऑलमोस्ट याद है। ऐसा नहीं हुआ कि हमें आगे का हम पढ़ते जा रहे हैं पीछे का भूलते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दैट इज वाई मैं अपनी क्लासेस में क्या करती हूँ कि आगे जब भी कोई टॉपिक किसी दिन पढ़ा रही होती हूँ, मैं पिछले दिन क्या क्या पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछती हूँ हर एक पर्टिकुलर क्लास में, सो दैट आप ये याद करने की कोशिश करो कि क्या पढ़ाया था हमने पिछले। अगर नहीं याद है तो पीछे जाके देखोगे आप, ठीक है। सो दैट इज द वे हाउ यू रिकॉल थिंग्स, हाउ यू रिवाइज थिंग्स। रिविजन का मतलब ये नहीं होता फिर से पूरे पन्ने पलटे, फिर से पूरी किताबें पढ़ी, नहीं। इंपॉर्टेंट बातों को सोचो कि क्या पढ़ा था, फिर उसको कनेक्ट करो। कनेक्टिंग द डॉट्स इज द एक्चुअल रिविजन, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पर खत्म। अब जैसा कि मैंने बोला AIR 1 अगर आपको बनना है या AIR टॉप 100 के अंदर आपको अगर रैंक लेके आनी है तो बहुत सिंपल बात है कि आप 13 के 13 यूनिट्स को टारगेट कर रहे होंगे। आप किसी भी शॉर्टकट तरीके को फॉलो नहीं करने की कोशिश करोगे। और अगर आप सिर्फ एग्जाम को क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो तो बहुत सिंपल बात है कि आप उस केस में क्या होगा कि मैम ये इतनी यूनिट पढ़ लें तो हो जाएगा क्या। ये मैं निशानी बता रही हूँ, वो बच्चे जो सिर्फ क्रैक करते हैं एग्जाम और जो टॉप रैंक्स लेके आते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। वो बच्चे ये क्वेश्चन पूछते नजर आएंगे आपको, मैम सिर्फ हम इतना पढ़ लें तो हो जाएगा क्या, सिर्फ इतनी यूनिट्स कवर कर लें तो हो जाएगा क्या, क्योंकि यू आर अफ्रेड टू डू हार्ड वर्क, आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, समझ रहे हो। चलो अब इसी बात पे चलते हैं हम आगे, विच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सेफ स्कोर, ठीक है। देखिए सेफ स्कोर की जैसे मैंने बात की कि भाई यूनिट वो कवर होने वाला एक नंबर है, बट हालांकि अगर आप मुझसे पूछेंगे व्हाट इज द सेफ स्कोर, तो मैं बोलूंगी कि मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो भी बच्चा इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहा है आज, ठीक है, हर एक स्टूडेंट जो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहा है वो ऑल इंडिया रैंक 1 को अचीव करने के बारे में सोचे, ना कि सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के बारे में। बिकॉज अगर आप 1 पे ड्रीम करोगे, 1 का ख्वाब देखोगे, 1 के बारे में सोचोगे और उसके लिए मेहनत करोगे, तो अगर 1 ना सही टॉप 10 में आ जाओगे, टॉप 50 में तो आ ही जाओगे और एग्जाम तो 100% क्रैक हो जाएगा। और अगर सिर्फ तुम एग्जाम क्रैक करने के बारे में सोचोगे तो शायद LS पे आ जाओ, शायद LS भी ना हो पाए, समझ रहे हो। तो कोशिश क्या करनी है हमें, कोशिश ये करनी है कि हमारी तरफ से बेस्ट, जब मेहनत करनी ही है, जब तैयारी कर ही रहे हो तो अच्छे से करो ना, एक बार ढंग से करके देख लो एक बार, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट
सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, विच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए इससे इम्पॉर्टेंट चीज और कुछ भी नहीं है, ट्रस्ट में, ठीक है। अगर आप इस एग्जामिनेशन को ट्रैक करना चाहते हैं तो इसका एक बहुत ही सिंपल मैं आपको मूल मंत्र दे देती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पिछले 10 साल के CSIR नेट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस, मतलब कि लगभग 20 पेपर 20 पेपर्स को आपको यहाँ पे लेना है और क्या करना है, इन 20 पेपर को आपको बाय हार्ट यू नीड टू लर्न देम बाय हार्ट। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपने यूनिट 1 से शुरू किया, अब आपने देखा यूनिट 1 में आप एक A4 शीट लेंगे, ठीक है, यू विल टेक एन A4 शीट। इस A4 शीट में क्या करेंगे आप, यहाँ पे इस तरीके से इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिट के साथ, फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री के साथ आपने स्टार्ट किया और आपने देखा 2023 का जो जून में एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे इस पर्टिकुलर यूनिट से। आपने उन क्वेश्चन के टॉपिक्स को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। सिमिलरली क्योंकि 2 शिफ्ट हुई थी तो आपने एक और पेपर के क्वेश्चंस को नोट डाउन, मतलब टॉपिक को नोट डाउन करना है, क्वेश्चंस को नहीं, ठीक है। फिर सिमिलरली आप 2022 के लिए काम करेंगे, ठीक है। एंड पीछे जाते जाते आप कम से कम 10 साल के लिए ये काम को कर लेंगे। मतलब बायोकेमिस्ट्री के वो कौन से टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन आए हैं आप उनको लिख लोगे A4 शीट में। ये काम जिस बच्चे ने कर लिया, मैं गारंटी देती हूँ तुम्हारा एग्जाम निकलना तय है। लेकिन सिर्फ ये काम करने पर रुकना नहीं है, अब इससे बेनिफिट क्या है वो भी तो उठाना है हम लोगों को, ठीक है। तो देखिए बेनिफिट क्या होने वाला है इससे, अब ये सुन लीजिए, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल अब आपने ये काम कर लिया है तो इससे क्या होगा, इससे 2 चीजें होंगी। पहली चीज ये होगी कि जब आप ये चीज लिख चुके होंगे उससे आपको जो रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं, जो हर बार रिपीट हो रहे हैं, या फिर उसको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बोलती हूँ, वो आपको पता चल चुके होंगे। और आपको ये पता चल चुका होगा कि आप कितने पानी में हो, आपकी तैयारी कितनी हुई है उस टॉपिक को लेकर। अभी आप फॉर एग्जाम्पल आप, अच्छा ये काम आप कब कर सकते हो, या तो आपने जब वो यूनिट पढ़नी शुरू की है उसके पहले कर सकते हो, या फिर मिडवे कर सकते हैं, या फिर एंड में भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज गुड, एवरी वे इट इज गुड, ठीक है। वाई, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो भी आपको टॉपिक्स पता है, आप उन पे फोकस करके थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड, अगर आप मिडवे कभी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, क्या आप सही ट्रैक पे जा रहे हो पढ़ाई करने में, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एकदम ऐसे टॉपिक जहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आया उन पे बहुत ज्यादा फोकस कर लिया, और ऐसी चीजें जहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं आपने उनको ध्यान से समझा भी नहीं, ये ऐसा समझा कि क्वेश्चन बन ही नहीं पाएगा। बिकॉज आप लोग बोलते हो ना मुझसे कि मैम हमने टॉपिक तो पढ़ लिया, हमसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहे। ये तब होता है जब आपने टॉपिक पढ़ा बट आपने उसकी एसेंस को नहीं समझा, आपने उसकी कॉन्सेप्चुलाइज उस चीज को नहीं किया, और उसके कारण क्या हुआ कि आपको यही नहीं पता कि भाई वहां से क्वेश्चन आएंगे तो उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। ये चीज आपको जरूर करनी है। इसके साथ ही साथ अगर आप इसको मिडवे करते हैं तो ये बेस्ट रहेगा। एंड मिडवे में आप सॉल्व ना भी करो, मैं सॉल्व करने नहीं बोल रही हूँ क्वेश्चन, या बने सारे ये भी नहीं बोल रही हूँ, सॉल्व आपको एंड में ही करने हैं। सो वंस यू आर डन विद द टॉपिक, उसके बाद में ही आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना है कि भाई अब आपसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। अब मान लो आपने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिखे 100% में से आपसे अगर 80% क्वेश्चन भी बन जा रहे हैं, यू आर गुड टू गो, बहुत बढ़िया, आपको कोई नहीं छू सकता, आप बहुत आराम से एग्जाम क्रैक कर लोगे, ठीक है। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि 80% को आप 100% तक लेके चले जाओ। और यही सेम काम आपको सारी यूनिट्स के लिए करना है, 1 से लेके 13 तक के लिए, सबके लिए सेम काम करना है। तो अपना अच्छा खासा टाइम आप इसमें भी डिवोट करोगे, एटलीस्ट 1 आवर अ डे, हाफ एन आवर अ डे भी अगर आप इस काम को दोगे, इस प्रैक्टिस को, इट विल गिव यू एक बहुत ही अमेजिंग ROI, ठीक है। ये बात हो जाती है यहाँ पर खत्म। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद आते हैं मॉक टेस्ट। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर कोई बच्चा है जो आके बोलता है मैम मैं बहुत ज्यादा मेहनत करने रेडी हूँ और मुझे तो AIR 1 ही चाहिए, तो मैं ये बोलूंगी बेटा तुम 10 साल के CSIR के पेपर तो कर ही लो और उनको रिवाइज कर लो कम से कम एक बार तो जरूर। उसके बाद में तुम DBT के पेपर निकाल लो सारे, तुम गेट के पेपर निकाल लो सारे, ICMR के पेपर निकाल लो, इन सबको सॉल्व कर लो एंड यू विल गेट अमेजिंग रिजल्ट्स आफ्टर दैट, ठीक है। चलते हैं मॉक टेस्ट के तरफ कि भाई मॉक टेस्ट में अब आपको किस तरीके से चीजों को लेके यहाँ पर चलना है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फटाफट से। देखिए मॉक टेस्ट की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मॉक टेस्ट में कैसा रहता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल XYZ कोचिंग के आपने टेस्ट सीरीज ली है, या फिर कहीं से भी आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो,
तो मैं हमेशा इस चीज़ को आपको प्रेफरेंस देने की एडवाइस देती हूँ कि प्रेफरेंस हमेशा ये होनी चाहिए कि जब आपने ये काम कर लिया हो ना, सो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया है और इसमें भी ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सब कुछ कर लिया है, प्लस CSIR वाले का रिविजन वाला पार्ट भी हो चुका है, प्लस ये वाला पार्ट भी आपने कर लिया है, देन यू कैन मूव ऑन टू दी मॉक टेस्ट। उसके बाद मॉक टेस्ट की तरफ जाओ, बिकॉज मॉक टेस्ट वो लोग नहीं बना रहे जो CSIR का पेपर बना रहे हैं, मॉक टेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं, ठीक है। आप बिल्कुल दीजिए मॉक टेस्ट, पर प्रायोरिटी आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे होनी चाहिए। जब आपने वो कर लिया उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलते हैं अदर एग्जाम्स की तरफ। क्यों लिखा है मैंने ये पॉइंट? देखिए क्या होता है, कई बार हम जब CSIR की तैयारी करते हैं उस बीच में आपके कई सारे एग्जाम्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ICMR एग्जाम होके चुका है, अभी गेट एग्जाम आएगा, फिर DBT आएगा, थिंग्स लाइक दैट विल कीप ऑन हैपनिंग, ठीक है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि नहीं हम तो मैम सिर्फ CSIR देंगे। आई कंप्लीटली अग्री कि इट इज़ वन ऑफ द फेलोशिप जो कि ऑलमोस्ट हर इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। बाकी फेलोशिप के साथ कुछ ना कुछ लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, फॉर एग्जांपल ICMR में मेडिकल से रिलेटेड या एटसेट्रा, सिमिलरली DBT, ठीक है। लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ मैंडेटरी कंडीशन अटैच नहीं होती, लेकिन फिर भी मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स बाकी की जो फेलोशिप्स हैं उनको भी लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, मतलब कि अगर बीच में आपके कोई भी एग्जाम्स पढ़ रहे हैं या आगे भी आने वाले हैं, मेक श्योर उन एग्जाम्स को आप दो ही दो, 100% दो ही दो। क्या बेनिफिट होगा उससे? उससे बेनिफिट ये होगा कि वन, आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे। देखिए क्योंकि सिर्फ एग्जाम क्रैक करना इज नॉट द एंड ऑफ योर जर्नी, और या फिर आपने अचीव कर लिया, डन हो गया, ऐसा नहीं होता। एग्जाम क्रैक करने के बाद में आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। CSIR NET JRF क्रैक करने के बाद में नाउ यू स्टार्ट अप्लाइंग, है ना, एप्लीकेशंस आप स्टार्ट करते हैं, है ना। अभी जो एप्लीकेशंस आप स्टार्ट कर रहे हैं इसके लिए आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, जितने ARS का एग्जाम है, ICAR नेट बेसिकली हो गया, चाहे वो साइंटिस्ट वाला एग्जाम हो गया, चाहे वो आपके बाकी के एग्जाम्स हो गए, बार्क का एग्जाम हो गया, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स है सबको दो। क्योंकि जितने एग्जाम क्रैक करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा CV स्ट्रांग होगा, और तुम फिर उसके बाद में चाहे लेक्चरशिप वाली लाइन में जाना चाहो, चाहे तुम रिसर्चर की लाइन में जाना चाहो, चाहे तुम यू फाइंड सम अदर लाइन गुड फॉर यू, है ना। बट इन अ वे यू विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका CV बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन क्रैकिंग अ जॉब जिसमें कि आपको अच्छा खासा रेम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। नाउ टाइम टेबल या स्केड्यूल के बारे में आते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम समवन हु डोंट रियली बिलीव इन टाइम टेबल, बिकॉज मोस्टली क्या होता है, जो बच्चे टाइम टेबल बना रहे होते हैं उनमें से मैक्सिमम लोग उस टाइम टेबल को कभी फॉलो नहीं कर पाते। बट इफ़ यू आर समवन जो टाइम टेबल बना के उसको फॉलो कर सकता है 100% एकदम उसके साथ, या 90% उसके साथ भी, एक्यूरेसी के साथ भी, गुड टू गो, बढ़िया, बनाओ अपना टाइम टेबल एंड यू कैन जस्ट इफ यू कैन डू जस्टिस टू दैट, ठीक है ना। अब इस पर्सपेक्टिव में थोड़ी सी मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जैसे कि आप टाइम टेबल जब बना रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि टाइम टेबल आपका होना चाहिए टॉपिक बेस्ड, ना कि आर बेस्ड, कि भाई हम सुबह 9 बजे से बैठेंगे, 12 बजे तक बैठेंगे और हम 3 घंटा पढ़ाई करेंगे। दिस इज नॉट अ गुड वे ऑफ डूइंग इट। कैसे करना है या क्या किस तरीके को फॉलो करना है आपको करना है कि फॉर एग्जाम्पल मैं 9 बजे से बैठा 12 बजे तक, या कितने भी बजे तक बैठा, मैं 9 बजे अगर बैठ रहा हूँ या बैठ रही हूँ, तो मैं कम से कम दिस ये 4 टॉपिक को कवर करके ही उठूंगा। अब उसमें चाहे 12 बजे आप अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो तो शायद 11 बजे भी वो खत्म हो जाएगा। आप अगर बीच बीच में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, टेलीग्राम सब कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 9 बजे से रात में 9 बजे तक भी खत्म नहीं होने वाला है। तो आपको क्या करना है, और दैट वेज यू विल एटलीस्ट फील गिल्टी अबाउट इट, बिकॉज इसमें क्या होता है ना, ये जो टाइम बेस्ड आप अप्रोच लेके चलते हैं, इसमें क्या होता है, आप बैठे रहे 9 से 12, अब बीच में आपने बहुत कुछ और एक्टिविटीज भी की और आपको लगा वाह मैंने तो बहुत मेहनत की आज, पूरा 3 घंटे बैठे रहा मैं चेयर टेबल पे, लेकिन इट इज़ अ फॉल्स, मैं बोल सकती हूँ कि एक फॉल्स चीज़ें आप अपने दिमाग या ब्रेन को के अंदर पहुँचा रहे हैं कि हाँ, फॉल्स यूफोरिया सिचुएशन विच इज़ नॉट गुड फॉर एनीबडी हु वांट्स टू, who really wants to clear the examination,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको टॉपिक बेस्ड यहाँ पर टाइम टेबल को बनाना होगा, चाहे वो टाइम टेबल आपका डेली बेसिस पे हो, चाहे वो मैं बोल सकती हूँ वीक के बेसिस पे हो, चाहे वो मंथ के बेसिस पे हो, चाहे वो आपका 4 महीने का आप आज से बना लो, लेकिन आपके टारगेट्स फिक्स्ड होने चाहिए टॉपिक बेस्ड। ठीक है। नाउ चलते हैं हम सोर्सेज के तरफ। अब देखिए सोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी रहेगी मेरे और आपके व्यूज़ में प्रोबेबली, बिकॉज बहुत हर एक इंसान का अलग अलग तरीके का पढ़ने का तरीका होता है। ठीक है, आप भी अग्री करोगे, मैं भी अग्री करती हूँ। अब बहुत सिंपल बात है कि यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ आपसे फॉर एग्जाम्पल कि हो सकता है आप बुक्स से पढ़ने में कंफर्टेबल है, बुक से पढ़ के ही आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आती हैं, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स वगैरह फॉलो करें, आप सेल्फ स्टडी करें, और सेल्फ स्टडी में हो सकता है आपने मास्टर्स में जहाँ से पढ़ाई की है उन्होंने आपके इतने अच्छे नोट्स बनवाए हैं कि आप उन नोट्स से यू आर लाइक दोज आर सफिशिएंट नोट्स फॉर यू, है ना, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं फील हो रही है। ठीक है, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप यूट्यूब वीडियोस देखकर, है ना, अपने आप से वापस से पढ़ाई करें और यूट्यूब से ही सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। whatever suits you, the only concern here should be, जो आपको क्वेश्चन खुद से पूछना है, मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, आपको खुद से पूछना है। आपने कोई एक टॉपिक कवर किया, फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम सेल साइकिल आपने कवर कर लिया, अब जिस भी सोर्स से कवर किया, चाहे यूट्यूब वीडियो से, चाहे सेल्फ स्टडी, कोचिंग इंस्टीट्यूट, बुक्स, किसी से भी, ठीक है, ओनली थिंग यू नीड टू चेक इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो उस टॉपिक के, किसी भी साल के उठा लो रैंडमली, ठीक है, 2-3 साल के उठा लो एक साथ, है ना, सॉल्व करके देखो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली फॉलो दैट सोर्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ इट कि भाई ये टॉपिक यहाँ से कवर किया था, बढ़िया क्वेश्चंस बन गए थे। नहीं बन रहे, यू डेफिनेटली नीड टू चेंज दी सोर्स, चेंज करना होगा आपको सोर्स। ठीक है, बहुत क्लैरिटी से सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। बाकी मैं इसमें वापस से ये नहीं बोलूँगी कि भाई बुक्स ही ज़रूरी होती हैं कि कोचिंग नोट्स ही ज़रूरी होते हैं, सब कुछ से सब बच्चों का एग्जाम निकलता है। इट रियली डिपेंड्स ऑन कि आपके लिए आपको क्या चीज़ सूट करती है। ठीक है, टॉपर्स स्ट्रैटेजी, बहुत सिंपल एक बात होती है टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, या टॉपर किसी भी जो बच्चा टॉपर कहलाता है या टॉपर बनता है उसकी स्ट्रैटेजी में। ठीक है, 2-3 बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा कि जो भी आपके सोर्सेज हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड नहीं है, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज को आप फॉलो कर रहे हैं। एक ही रिसोर्स को कम से कम आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार रिवाइज कर रहे हैं, उन चीज़ों को समझ रहे हैं एंड वहाँ से फिर उनको सॉर्ट करें। वो लाइक यू नीड टू वैलिडेट दैट, यू नीड टू ट्रस्ट ऑन द सोर्स। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जैसे कि मैंने बोला 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं सॉल्व। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम, प्लस एक्स्ट्रा एग्जाम्स ही कर पाओगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, एंड रिविजन, जितना रिवाइज करोगे 2 बार करोगे 2 बार हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, 4 बार करोगे उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, 10 बार करोगे उसके हिसाब से रिजल्ट मिलेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, नाउ मिड जुलाई टू मिड नवंबर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये बेसिकली ये जो टाइमलाइन है, तो मैं किस तरीके से आपको यहाँ पर टारगेट्स देने वाली हूँ, ये इसके बारे में बात है, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, तो जो लोग भी ऑलरेडी दे हैव जॉइंड द ग्रुप, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द डील। ठीक है, तो बस हम लोग स्टार्ट करेंगे, वेरी सुन विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ वॉट एवर इज रिक्वायर्ड है। आप लोगों को आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। डूज एंड डोंट्स के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, तो देखिए डूज में सबसे पहली बात आती है कि भाई प्रॉपरली सिलेबस पैटर्न को समझना, सबसे पहले किसी एग्जाम की तैयारी करने से पहले जो आपको बातें बताई जा रही हैं उसको फॉलो कीजिए रिलीजियसली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज कि भाई आपने जो भी आपकी यूनिट्स है उनको, प्रायोरिटी वाली यूनिट्स को तो स्पेशली बहुत ही अच्छे से कवर करना है, एंड रिविजन। ठीक है, डोंट्स में 50,000 लोगों की बातें सुन के उनकी बातों को फॉलो करने वाला आदमी एग्जैक्टली कहीं भी नहीं पहुंच सकता, समझ रहे हो। यहाँ इससे भी सुना इसके रास्ते पे चल पड़े, यहाँ सुना इसके रास्ते पे चल पड़े, इनसे सुना इनके रास्ते पे चल पड़े, कहाँ पहुंचोगे, डायरेक्शन लेस हो जाओगे। डायरेक्शन लेस होना चाहते हो क्या, नहीं होना चाहते, राइट, तो वो बिल्कुल नहीं करना है।
फिर बच्चे क्या करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप्स पे दे फील कि भाई हम ग्रुप स्टडी करेंगे, ग्रुप स्टडी, दे मेक ग्रुप्स एंड देन दे ultimately do nothing out of it, like the outcome is zero, एग्जैक्टली जीरो। बहुत शायद ही कोई होगा जिसने ग्रुप बनाया होगा पढ़ने के लिए ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे और उसने उससे बहुत ही कुछ अमेजिंग अचीव कर लिया होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि एज लॉन्ग एज यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ स्टडीइंग इन अ लाइक एक पर्टिकुलर अरीना में, डोंट गो फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। रिक्वायरमेंट ही नहीं है बिल्कुल भी इस तरीके की चीज़ों में पढ़ने की। शांति से अपना काम करो, अपनी जो जो यूनिट्स है, अपने जो जो टारगेट्स है उनको बना के रखो, उनको फॉलो करो एंड उन चीज़ों को करो, ठीक है। 50,000 सोर्सेज को भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक ही टॉपिक के लिए बुक भी पढ़ ली, एक ही टॉपिक के लिए वीडियोस भी देख लिए, एक ही टॉपिक के लिए कोचिंग से भी पढ़ लिया, एक ही टॉपिक के लिए सब कर लिया, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। कोई कोचिंग से पढ़ रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर मेरे से पढ़ के देख लग रहा है कि भाई ये टॉपिक मैम ने पढ़ाया, इससे सारे क्वेश्चन बन गए, तो कोई कहीं और क्यों जाना है या कोई और चीज को क्यों फॉलो करना है। चलो कोई एक और सोर्स देख भी लिया जस्ट फॉर द सेटिस्फैक्शन, बट 50,000 सोर्स और बहुत सारी चीजें क्यों देखनी है, दैट मीन्स तो कभी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा, तो इसीलिए तो नहीं हो पाता। आप में से मैक्सिमम लोग जो बोलते हो कि मैम इतने समय में कैसे करेंगे, वो इसीलिए नहीं हो पाता है, ठीक है। उन चीज़ों को अवॉइड करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही छोड़ दो, सब एकदम सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, नहीं, करो लिमिटेड, अपने बेस्ट के लिए उनको यूटिलाइज करो। अपडेट्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, कुछ नोटिफिकेशन आए, किसी एग्जाम को नोटिफिकेशन, कोई जॉब को नोटिफिकेशन आए, अपॉर्चुनिटी आई है, कोई पीडीएफ्स आए हैं, कुछ अमेजिंग नोट्स मिल गए हैं, कुछ लाइक जैसे शॉर्ट में आप कुछ चीज़ें भेजती रहती हैं, जैसे वो मिल गया है टेलीग्राम ग्रुप्स पे, तो उन सब के लिए मेक श्योर आप यू आर वेरी मच देयर, उन सब के लिए यू आर एक्टिव, बट ऐसे नहीं कि आप पूरे दिन उस पर बैठे हैं, ठीक है। मेक श्योर देयर इज अ टाइम, आप उस चीज़ के लिए टाइम निर्धारित कर दीजिए कि इस टाइम पर मैं अपने फ़ोन में ये प्लेटफॉर्म्स खोल के देखूंगा या देखूंगी, और उसके अलावा मुझे अपने काम पर फोकस करना है फुल फ्लेज। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ इसकी तैयारी नहीं कर रहे होंगे, आप लोग मास्टर्स भी कर रहे होंगे साथ में, प्रोबेबली जॉब भी कर रहा होगा कोई बच्चा। तो बहुत सिंपल है कि अगर इतने सारी चीज़ें करके एक साथ आप एग्जाम क्रैक करने के बारे में सोच रहे हो, सो यू नीड टू लाइक आपको टाइम ना निकालना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा अपना, जहाँ जहाँ से काट सकते हो, जहाँ जहाँ से बचा सकते हो। तो वो टाइम बचाने के लिए आपको जितनी भी अननेसेसरी की एक्टिविटीज है उन सब को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी स्ट्रैटेजी पार्ट, दिस इज ऑल अबाउट, अगर आप ये सब चीज़ों को फॉलो करें हैं, मेक श्योर कि आप एग्जाम क्रैक करने वाले। अब आप में से बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम ये जो आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कहाँ होने वाला है, क्या होने वाला है। सो दोज हु आर पार्ट ऑफ दी टारगेट ग्रुप, दे ऑलरेडी नो इट, ठीक है, दे ऑलरेडी हैव रिसीव्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन। अगर आप अभी तक भी नहीं ज्वाइन कर पाए हैं एंड इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन इट, आपको एक सिंपल सा काम करना है, मैं आपके साथ में ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगी इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है, ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेक श्योर आप वहाँ ज्वाइन कर लें एंड उसके बाद की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट इट। अपना ख्याल रखो, टेक केयर एवरीवन, एंड होप कि आप इन सारी चीज़ों से बहुत अपने अपने बेटरमेंट के लिए उनको यूटिलाइज करो और इनसे कुछ अमेजिंग आउटपुट निकाल के लाओ, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।